ऑपरेशन पाखंड में हम आज बात कर रहे हैं पास्टर बजिंदर सिंह की, जो नए विवाद में घिर गए हैं। उन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बजिंदर पर आरोप लगाने वाली पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का खास पैनल भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। वहाँ पे ये अपने पैर से मेरे पैर को कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। ये ऐसे हार्म करते थे कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी मरवा दूंगा, तुम्हें बिकवा दूंगा, तुम्हें किडनैप करवा दूंगा। चमत्कार के दावे करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह पर यह आरोप उस महिला ने लगाए हैं जो 7 साल तक उनकी चर्च में सेवादार रही। आंखों में आंसुओं का गुबार लिए इस बेटी को अब इंसाफ का इंतजार है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने अपना दर्द साझा किया। पीड़िता ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि पास्टर बजिंदर सिंह की चर्च में सेवा करने के दौरान उसके साथ क्या क्या बीता। 2020 में इनके साथ मैंने सेवा स्टार्ट करी थी और मैम 2021 में इन्होंने मेरे को मैसेजेस करने, गलत मैसेजेस करने, मेरे को मैम धमकाना, मेरे को धमकियां देना या मेरे को हार्म करना, मेरे को डराना धमकाना, ये चीज़ें शुरू कर दी थी। और मैम ये लगातार 2023 तक चलती रही, अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद मैंने इनकी चर्च जैसे तैसे करके छोड़ दी थी। हमने सवाल किया कि बजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत करने में इतना वक्त क्यों लगा, वो करीब 2 साल तक खामोश क्यों रही। जवाब में पीड़िता ने क्या कहा, सुनिए। पहले मेरी एज नहीं थी, मैं बहुत छोटी एज की थी। दूसरी बात कि जैसे इन्होंने कहा था हम तुम्हारी बदनामियां करवाएंगे, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी, मेरी फैमिली को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, मुझे किडनैप करवाने की धमकी, इन चीज़ों से। और मैम इनके रहते मैं बहुत देर तक डिप्रेशन में रही हूँ। और मुझे यही रहता था मैम मैं एक सिंपल सी फैमिली से हूँ कि ये कुछ भी कर सकते थे, मेरे पेरेंट्स को कुछ भी करवा सकते थे, इस कारण मैं पहले नहीं आई। और अब आने की ये वजह क्योंकि मैम मेरी मैरिज हो गई है, मेरे छोटी सी बच्ची है, कि जब बात उस पे आई, उसको हार्म करने की, तब मैं आई कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी थी। पुरानी बातों को याद करके अब तक सिहर जाने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया कि पास्टर बजिंदर सिंह और उनके लोग लगातार उसका पीछा करते थे। इसी कारण उसे पढ़ाई तक बीच में छोड़नी पड़ी। मैं स्टडी करती थी, मेरा कॉलेज जो था मैं वहाँ जाती थी, मेरी स्टडी तक मैंने बीच में छोड़ दी, इनकम्प्लीट। कोई अपनी स्टडी क्यों ही छोड़ेगा। इनकी गाड़ियाँ, इनकी जो ब्लैक स्कॉर्पियो है वो पीछे होती थी, इनकी गाड़ियाँ में ये पीछा करते थे। मैं स्कूटी से जब होती थी मेरा पीछा करना, मेरे घर से लेके मेरे कॉलेज तक, जब मैं जाती थी कॉलेज से निकलती थी तब घर वापस तक। पास्टर बजिंदर सिंह पीड़िता के लगाए आरोपों को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो किसी के इशारे पर उन्हें बदनाम कर रही है। इन आरोपों पर भी पीड़िता ने सफाई दी। कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो ऐसे उठ के आएगी या किसी के दबाव में अपनी इज्जत की ऐसे धज्जियां उड़वा देगी जैसे इन्होंने करा। और सर जिसके साथ होता है वही आता है। और सर आप देखेंगे इन पे ऐसे बहुत से इल्ज़ाम हैं। मैं कहती हूँ एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकती है, सभी गलत नहीं हो सकते। और ये जो कह रहे हैं कि मेरे को दिक्कत ही आई, ये सर ये इनकी चर्च के में रहते जब मेरे पे इन्होंने
धमकियां देनी शुरू कर दी, मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मुझ पे गलत गलत चीज़ें करनी शुरू कर दी सर। तब उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक होते थे। सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है जहाँ जहाँ मेरे ट्रीटमेंट चले हैं, और ये कह रही है कि दूसरी चर्च को इनको फंसाने का है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनसे मतलब नहीं रखता, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि बजिंदर सिंह की चर्च में उसे प्रताड़ित किया जाता था और धमकियां दी जाती थीं। अपना दर्द साझा करने के दौरान पीड़िता के आंसू भी छलक आए। सर जब भी इन्होंने ये चीज़ें करी, मैं नाबालिग थी, मैं सर छोटी सी एज थी, उसमें सर इन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी कि इतना ज़्यादा तंग करना, इतनी ज़्यादा सर ये ऐसे होते थे सर। ये मेरे अपने वहाँ पे अगर ये किसी चीज़ के लिए मैं करती थी कि मैं जाके बता दूँ अपने मदर को, और सर वहाँ पे ये अपने पैर से मेरे पैर को इस कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। सर ये ऐसे हार्म करते थे कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी मरवा दूंगा, तुम्हें बिकवा दूंगा, तुम्हें किडनैप करवा दूंगा। पीड़िता की माने तो चर्च से निकलने के बाद भी उसे और उसके परिवार को धमकी देने का सिलसिला जारी रहा। उसने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें जान से मारने की भी धमकियां मिली। सर इतना ज्यादा है कि मैं घर से बाहर तक कभी नहीं निकल सकती सर, अपनी फैमिली को लेके, अपने किसी को लेके। सर इनकी गाड़ियां पीछे लग जाती हैं, इनके लोग पीछे लग जाते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, घर तक धमकियां आती हैं। इनके वहाँ के प्रधान घर पे धमकाने के लिए आते हैं कि तुम लोगों ने अगर मुंह खोला, सच्चाई बताई, अंदर जो जो चीजें होती हैं वो कुछ भी बोला तो हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया कि पास्टर ने अपने लोगों को उसके परिवार को खत्म करवाने का निर्देश दिया है। जी सर, कंटिन्यू धमकियां मिल रही है, और रिसेंट का ये है कि इनका 5-6 को ये नेपाल में जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है अपने लोगों को कि मैं जा रहा हूँ और मेरे आते तक इनकी फैमिली मेरे को खत्म चाहिए। पीड़िता ने अपने और अपने परिवार की जान पर खतरा बताया और कहा कि अब भी वो लोग डर के साए में जी रहे हैं। इनका ये चीजें कि दोबारा से जब शुरू हो गई इतना ज्यादा सर कि मुझे घर से बाहर निकलने में खौफ आता है। रात में ये होता है कि कोई पता नहीं किस टाइम घर का दरवाजा नॉक होगा और ये लोग सामने होंगे, कुछ भी करवा सकेंगे, कि मेरी फैमिली सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ। इतना ही नहीं, पीड़िता ने कहा कि चर्च में रहने के दौरान उस पर इतना दबाव बनाया जाता था कि वो किसी को अपनी परेशानी ना बता सके। इसी कारण कई बार उसकी तबीयत भी बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि सर इन्होंने इतना ज़्यादा, इनकी धमकियां होती थी कि तुमने सर मैं किसी से वहाँ पे बात तक नहीं कर सकती थी। अगर सर मेरे से कोई बात भी कर लेता था, ये उस आदमी को या उस लड़की को इस कदर मारते थे सर बेरहमों की तरह, और सर मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी कि कई बार मुझे इनकी उस चर्च में से उठा के हॉस्पिटल लेके गए कि मेरे को वहाँ पे पैनिक अटैक आ गए। इतना ज़्यादा डराते थे, धमकाते थे, और सर की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ करवा देंगे। पीड़िता के दर्द की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब उसने बजिंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तब भी कार्रवाई करने में आनाकानी की गई। पीड़िता का दावा है कि डीजीपी की दखल के बाद ही बजिंदर के खिलाफ एफआईआर हो पाई। जब हम चंडीगढ़ में डीजीपी सर के ऑफिस में गए, वहाँ पे जाके सर को कहा, उनको बोला कि इन्होंने नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। तो सर ने जब इनको कॉल करवाए, सर उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इनको कॉल करवाए, तो तब उस दिन सर 28 तारीख को इमीडिएटली इन्होंने एफआईआर कटवाई, एफआईआर करी। और उसके बाद सर मैंने इनको कहा था कि मुझे जान का खतरा है। वो ये कह रहे हैं
कि मैं धरने लगवा दूंगा, मैं देश का माहौल खराब करवाऊंगा, जो कि सर ये इनकी अंदर की बातें इन्होंने कही हैं कि मेरे खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो आप बसें जला देना, आप धरने लगा देना, पंजाब का माहौल इतना खराब कर देना कि दबाव पड़ जाए। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। उसने अपनी जान को भी खतरा बताया और बजिंदर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। कि इनके पास बहुत पैसा है, ये किसी को भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा यही है कि मुझे इस चीज़ पे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी भी अंदर दबी हुई हैं, जो बोल नहीं सकती, जिनके साथ रोज कुछ ना कुछ होता है। और यही है कि इस आदमी को जो ये ऐसे है कि सर ये फ्रीली ये कह के गए कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से इनकी फैमिली को कुछ ना कुछ होना चाहिए। सर ये आदमी सर बाहर रहने के भी लायक नहीं है। हालांकि पास्टर बजिंदर सिंह ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे शो में पीड़िता के साथ शामिल हुए पास्टर बजिंदर के मीडिया सलाहकार सुरजीत थापर ने दावा किया कि आरोपों में कोई दम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितनी भी ये बातें बताई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो जिस बहन ने इस बातों को जो भी आरोप लगाए हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने भी प्रशासन से मांग की है। प्रशासन से मांग की है 2017 से लेकर जिस समय वो लड़की कह रही है, उस समय तो वैसे ही लॉकडाउन लगा था 2000, आप देख सकते हैं 20 और 21 में। असल में कोई इसमें सच्चाई नहीं है। हमने खुद प्रशासन से मांग की है भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके लिए हमें प्रशासन ने एसआईटी भी बैठाई है, और एसआईटी में जो सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर कपूरथला पुलिस ने पास्टर बजिंदर के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पीड़िता ने घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा करते हुए एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ने की मांग की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन होता है। जो पीड़िता है उनसे मैं समझना चाहूंगा, आपने अभी बताया कि जो मिशनरी, जिसको वो मिनिस्ट्री कहता है पास्टर बजिंदर सिंह, जो उनकी चर्च है जहां वो चंगाई सभा करते हैं, उसकी जमीन में कई राज दफन हैं। सर हमारे जब मैं वहां पे थी तो जब लोग अपने बच्चों को पूछने के लिए आते थे, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैं संभालती थी उसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट में होते थे कि हमारे बच्चे आए हैं, वो निकले थे, अभी तक घर वापस नहीं आए, तो उसके बाद जब ये लोग बातें करते थे कि उसका तो ऐसे काम हो गया, उसको तो वैसे काम हो गया, तब ये चीज़ें पता चलती थी कि इन्होंने सच में उनको मरवा दिया। और इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली, और क्या ऐसे 2-4 लापता बच्चों के नाम आपको याद हैं? क्यों सर, जब उनके पेरेंट्स वहाँ पे आते थे ये पूछने के लिए कि क्या है कि हमारे बच्चे ऐसे कि क्वायर वहाँ पे टीम्स होती थी, टीम में बच्चे होते थे कि हमारे बच्चे इस टीम में थे कि हमारा बच्चा अभी तक घर नहीं आया, कई लड़के ऐसे कई लड़कियाँ ऐसी, तो सर वो हमसे पूछते थे क्योंकि उस चीज़ को मैं संभालती थी, तो मेरा यही कहना होता था कि उनको सेफली भेज दिया। पर जब इनके लोग ये बातें करते थे साइड पे सेपरेटली, तो क्योंकि मैं वहीं पे उगती थी तो वो ये कहते थे उसका तो काम हो गया, उसके माँ बाप आए थे, उनको क्या पता चलेगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं, कि अब ये खबर खिलाफत में उठ के दिखाए और कोई उसका भी यही हश्र होगा। सर मुझे तो यही जानकारी है कि इनकी चर्च, क्योंकि वहाँ पे लोग भी बातें करते थे कि इनकी ज़मीन में बहुत सी चीज़ें दफन है। जमीन में दफन मतलब उस आश्रम में दफन है? जी सर। तो आप कह रही हैं कि अगर उस आश्रम की खुदाई की जाए, 3 जगहें हैं, जालंधर में, चंडीगढ़ में 2, वहां पे जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जो 3 इनकी जगह, वहां पे कहते थे कि तीनों जगह पे यहाँ, जी सर, कि वहां पे बहुत सी चीजें दफन है, अगर इनकी खुदाई करवाई गई तो ये बचेंगे नहीं। कहाँ कहाँ है वो जगह, कौन कौन सी जगह है?
सर एक जलंधर में जो जगह है और चंडीगढ़ में 2 इनकी जो जगह है, 2 इनकी जो चर्चेस है वो वाली जगहों पे। अच्छा, तीनों जगह चर्चेज ही बनी हुई हैं? जी सर। अच्छा, एक आपने ड्रग्स को लेकर भी बात कही थी। सर वहाँ पे जो इनके पास्टर्स हैं वो खुद इसका नशा करते हैं, अफीम का, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके नशे करते। इवन खुद जो प्रॉफिट बजिंदर है वो खुद इनका इस्तेमाल करते हैं। आप इनके डॉप टेस्ट करवाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और कि इवन ये चीज़ें वो बेचते भी हैं, मंगवा के अपनी चर्च में ये चीज़ें वो लोग बेचते भी हैं। सर वो जो लड़कियां हैं उनको जो जीबी रोड है दिल्ली में वहां पे बेचा जाता है लड़कियों को। आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि सर ये सामने की बातें, सामने सारी बातें होती थी क्योंकि मैं वहीं पे होती थी। आपको नाम और यही याद कहा होगा? जाता था कि अगर तुमने मुंह खोला इसीलिए तुम्हें मरवा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा किसने आपसे ये बातें कही? कौन था वो आदमी? क्या वो चर्च में ही काम करता था जिसने आपसे कहा कि हम ऐसे लड़कियों को बेचते हैं, तुम जबान खोलोगी तो तुम्हें या तो मरवा देंगे या बेच देंगे? सर जो इनके साथ इनके जो मैं उनका नाम नहीं, जो नाम है वो पुलिस प्रशासन को बता दिए गए हैं और जब वो पूछेंगे तो बता दिए भी जाएंगे कि जो इनके साथ रहते हैं वही लोग कहते थे और वही लोग बातें करते थे। आप ऐसी किसी लड़की को जानती हैं जो आपके साथ आश्रम में रही हो और अब वो लापता हो? जी सर, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे टीम में थी, जो मेरे अंडर थी, और जब मैंने उनके साथ वालों से पूछा कि वो कहाँ है तो उनको भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं। ठीक है, आपके जो पति हैं जरा उनसे भी मैं इसी चीज को समझने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें पीड़िता ने जब आपको बताई उस थेरेपी के बाद, तब जाहिर सी बात है आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसकी होगी, आपको भी शायद अंदाजा नहीं होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 सर, बिल्कुल। जब ये बातें मुझे पता चली तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं खुद एक टेंशन में आ गया कि ये क्या क्या चीज़ें मुझे सुनना मिल रहा है, क्योंकि और ये कोई नई भी बात नहीं थी सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके खिलाफ पहले से भी चल रही थी, इनके ऊपर पहले से भी बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब ये चीज़ें पता चली तो लगा कि ये सचमुच जो चर्च के नाम से कि समागम चलाते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और बहुत बड़े बड़े काम हैं इनके। ठीक है, क्योंकि इनके खिलाफ एक चीज थी सर कि कोई भी उतरने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी आदमी इनके खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं होता, लोग डर जाते हैं सर। ये इतना डर किसके प्रति रहेगा दुनिया में, आप बताइए। एक अगर इंसान किस तारीख में कराई है सर? ये मैंने तो जो FIR हमारी जो रजिस्टर हुई है वो 28 तारीख को हुई है सर। ठीक है, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सुबई खान जी हैं, हमारे साथ कल भी आप जुड़ी थीं और आपने कहा था कि जो भी हर संभव मदद होगी वो मदद मैं अपने स्तर पर भी करूंगी। हमारे साथ कैरोल डिसूजा जी हैं, आप जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, और बाकी जो हमारे खास मेहमान हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सर, मैं एक बार फिर वही आपसे समझना चाहूँगा, आपने पीड़िता को भी सुना और पीड़िता के पति को भी सुना। पीड़िता ने उस आश्रम के बारे में जो जो बातें बताई हैं, जिसमें ज़मीन में दफन राज की बात है, ड्रग्स की बात है, लड़कियों को मारने की बात है, बेचने की बात है और अपने यौन शोषण की भी बात है और उसके बाद धमकियों की भी बात है, ये कितना गंभीर मामला है सर? ये अत्यंत गंभीर है और मेरा परामर्श होगा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना करके जिसमें कम से कम 1 या 2 महिला सदस्य हों, इसमें मानव तस्करी, मादक पदार्थ का क्रय विक्रय और सेवन और इसके पास से जबरन प्रलोभन देकर के धर्मांतरण, इन 3 चीज़ों से शुरुआत करके देखें और पूरे आश्रम की भली भांति तलाशी लें। ये जो तथाकथित चंगाई सभा का आयोजन करके लोगों को एक सम्मोहित करके मोहपाश में बांध करके और अपने बैठे बैठाए एजेंटों के जरिए ये दिखाना कि उनके पास चमत्कारिक, उनके पास शक्तियां हैं, ये इसके मैं आगाह करना चाहूँगा।
पास्टर ब्रिजेंद्र सिंह ऐसे तमाम लोगों को मैं जीवन में डील कर चुका हूं, और जब सामने आते हैं मैं कहता हूं भाई तुम जरा लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ के सुना दो, ये होली बाइबल के तुम जरा हमें 10 कमांडमेंट्स बता दो, सर्मन ऑन द माउंट एक शब्द होली बाइबल का नहीं आता है। लेकिन एक संगठित अपराध की तरह इन्होंने ताना बाना ऐसा बुन रखा है, स्थानीय अधिकारियों को हमवार कर रखा है। तो उच्च स्तरीय जांच कमेटी और इसको गहराई से जाकर के दूध का दूध पानी का पानी, कम से कम 21 दिन के अंदर इसमें मैं चाहूंगा कि श्वेत पत्र निर्गत हो। अत्यंत गंभीर आरोप है। ठीक है। लड़की तब ये जो पीड़िता है सर नाबालिग थी जब इसके साथ सबसे पहले यौन शोषण हुआ था। लड़की जो है पीड़िता वो लगातार ये मांग कर रही है कि पॉक्सो के तहत केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि लड़की की बात को जानबूझकर अनसुना किया जा रहा है? ये कानूनी प्रक्रिया है, पहले पुलिस जांच करती है, उसके बाद फिर वो पॉक्सो को तय करती है। विक्रम सर नहीं, ऐसे गंभीर आरोप में पहले अपराध पंजीकृत होना चाहिए था, और अपराध पंजीकृत न करना और 5 दिन के बाद हीला हवाला करना। और ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में सुबही खान जी बैठी हैं, वो अधिवक्ता भी हैं, ये बता देंगी कि अगर शुरुआत में ही एक नाबालिग के साथ यौनाचार हुआ है तो पॉक्सो लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगना ही चाहिए था। न लगाने में वो दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने नहीं लगाया उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन जो पीड़िता हैं उनसे एक बार फिर कुछ चीजें मैं पूछना चाह रहा हूं। आप कुछ ऐसे सबूत साझा कर सकती हैं, हालांकि वो जांच का प्रक्रिया है, आप उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकती हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये बता सकती हैं कि आपके पास ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर जो आपके आरोप हैं वो सही साबित होते हैं, ये बात लोगों को हजम हो जाए। ऐसे आपके पास क्या सबूत हैं? सर, जो बातें हुई हैं, जो धमकियाँ आई हैं, या जो सीसीटीवी फुटेज इनके घर आके धमकाने की, या जो प्रॉफिट बिजिंदर जो कहते हैं मैं जानता तक नहीं हूँ, उनकी कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हैं, वो सारे प्रूफ जो हैं वो मेरे पास हैं, और वो पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान दे दिए जाएंगे, और दिए भी हैं। ठीक है, तो आपने कुछ सबूत दे दिए हैं और कुछ सबूत आप कह रही हैं अभी हमने रखे हैं अपने पास, अगर जांच एजेंसी मांगेंगी तो हम देंगे। जी 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 सर, सारे सबूत हमारे पास ही हैं। ठीक है, कैरोल डिसूजा हमारे साथ हैं। कैरोल जी, आपने सुना पीड़िता को भी और पीड़िता के पति को भी। ये पास्टर बजिंदर से जुड़ा मामला है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई बार। ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि जो सिस्टम है वो भी सरेंडर किए हुए है और जो सोसाइटी है वो भी सरेंडर किए हुए है? पास्टर बजिंदर की उस चर्च मिनिस्ट्री के आगे अब तक तो लोगों की भीड़ खड़ी हो जानी चाहिए थी एक्शन की मांग के साथ। कैरोल डिसूजा। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, इनके मिनिस्ट्री के साथ हम लोग बातचीत कर चुके हैं आपके स्टूडियो में आके। मेरा एक सवाल है प्रशासन से और भारत की सरकार से, मैं ये मांग करना चाहती हूँ नेशनल टीवी पे कि क्या मजबूरी है कि अभी तक, देखिए इस पीड़िता की, इस लड़की की जो स्टेटमेंट्स है, इस वक्त जिस ट्रॉमा से ये जा रही है साइकोलॉजिकली, ये इसकी बातों से पता लग रहा है, इसके स्टेटमेंट्स लड़खड़ा रहे हैं, ये खुद से बोल नहीं पा रही है, रुक रुक के बात कर रही है, ट्रॉमाटाइज्ड है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। लेकिन ये तो घटना सामने आई है, लेकिन अगर हम बजिंदर की बात करें तो हम चर्चा शायद महीनों से कर रहे हैं। भारत सरकार से मेरा ये कहना है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक वीडियो मैंने कल देखी है जहां पे बजिंदर ने खुद बोला है, न्यूज उसके जब प्रेस रिलीज हुआ है उस पे बोला है कि मैं अगर चाहूं तो मैं 12 घंटे के अंदर रास्ता जाम करा दूं, पंजाब बंद हो जाएगा। तो क्या प्रशासन बजिंदर के दबाव में आ रही है? क्या इतनी क्षमता वो रखता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं उसे प्रॉफिट वगैरह नहीं मानती, कि वो इतना हिम्मत रखता है, इतना दबाव दे सकता है सरकार को, भारत सरकार को, वो चैलेंज करके कह सकता है कि मैं नोटिस भेज सकता हूँ, मैं रास्ता जाम करा सकता हूँ। कुछ वीडियोस भी मैंने कल देखे हैं कि लोग बैठे हुए हैं और उसके लिए उल्टा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लड़की झूठा है, बजिंदर सही है। तो ये नौबत आ चुकी है कि पॉक्सो लॉ में भी इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि ये बंदा है कौन। ठीक बात है। ऐसे बाबा पंजाब में पहले भी आए, हम नाम नहीं लेंगे, ऐसे बाबा
भारत में पहले भी आए हैं जो इमीडिएटली अरेस्ट हुआ है, उठा लिया गया है, एयरपोर्ट से उठा लिया गया है, घरों से उठा, डेरे से उठा लिया गया है। लेकिन स्पेशली इस बंदे को आप अगर इसके थोड़ा सा देखोगे वीडियोस, उसमें भी दिखेगा कि ये हेलीकॉप्टर चॉपर यूज कर रहा है पर्सनल। तो ये बंदा एक क्वेश्चन मार्क है भारत के जनता के लिए कि है कौन आज के टाइम पे। मैं साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से नहीं, मैं एक आम जनता के हिसाब से कहना चाहती हूँ कि आज के दौर और आज के टाइम पे हम जब सनातन को लेके इतनी बातें, इतनी चर्चा हो रही है हर जगह पे, अभी कुंभ का मेला गया है, इतनी सारी चीजें हो रही है, उस जगह पे एक ढोंगी, क्रिश्चियन भी नहीं, मैं इसे क्रिश्चियन नहीं मानती, एक ढोंगी इंसान, अगर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी बजिंदर से कहूंगी, मैं मानना चाहती हूँ कि आप मिरेकल कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं मानूंगी, ये मानना चाहती हूँ कि आप मिरेकल कर सकते हो, तो प्लीज एक बार स्टूडियो आके आप मिरेकल करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पास्टर बजिंदर को कैरोल डिसूजा लगातार चुनौती देती रही है, लेकिन जो बात अभी कैरोल जी आपने कही वो मैं पीड़िता से समझना चाहूंगा। आपको और ज्यादा दर्द नहीं होता ये बातें जानकर कि तब जबकि लोगों को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, तब पास्टर बजिंदर के पक्ष में उसके जो सपोर्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो आपको झूठा साबित कर रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा बुरा इसी बात का लगता है कि लोगों को सारी सच्चाइयाँ पता है, लोग सब सच जानते हैं, उसके बाद भी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि यही लड़की गलत है। सर कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि उठ के अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के किसी इंसान पे ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे कि अपनी इज्जत की ऐसे अपनी कि जैसे बदनाम कर रहे, अपनी बदनामियाँ सहेगी। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि जिन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए वही लोग बरखिलाफत में। सर इसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। सुबोई खान, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, लगभग 6 दिन हो चुके हैं एफआईआर को, और एफआईआर में भी जो मांग है पॉक्सो की उसका जिक्र तक नहीं है जी। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि बजिंदर सिंह खुद को पास्टर कहता है, एक चंगाई सभा चलाता है, खुद को ईसाई। एसआईटी रिपोर्ट किया गया है। सुबह आई थिंक सो। जी, मैं आऊंगा कैरोल जी आपके जी जी। सबसे पहले तो मैं कल भी बार बार ये सवाल कर रही थी, मैं आज भी कुछ भी आगे बात करने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या प्रॉपर रजिस्टर्ड एफआईआर हो गई है, और अगर हुई है तो किन धाराओं में हुई है? 354A, 354D और 506। देखिए ये मुझे लग भी रहा था। जी सुबह खान जी, ये मुझे लग भी रहा था। कल मुझे बातचीत में जब इस बच्ची की बात सुनी, मुझे अंदाजा हुआ धाराएं इस तरह की लगी हैं कि जो अगर कोई दूर से भी किसी लड़की को छेड़ देता है ना, बॉडी लैंग्वेज से भी अगर छेड़ देता है, उसको बिना छुए बिना हाथ लगाए भी अगर कोई इस तरह का ऑफेंस करता है, जैसे आंख मार देना या कोई ऐसी बुरी नजर से देखना, तो उसमें भी ये धाराएं लगती हैं। बहुत हल्की धाराएं हैं, मतलब 1 साल अधिकतम सजा। एग्जैक्टली, और बेलेबल है, ये कोई बहुत बड़ी धाराएं नहीं है। जिस तरह की चार्जेस ये बच्ची बता रही है, जैसे अभी विक्रम अंकल ने बोला, मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि इतने संजीदा धाराएं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा है, बच्ची सेक्सुअल ऑफेंस के चार्ज लगा रही है, जो वायलेंस के चार्जेस लगा रही है, इतने सारे चार्जेस होने के बजाय उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। अरे प्राइमा फेसी पॉक्सो में केस दर्ज होता, तुरंत गिरफ्तारी होती, उसके बाद होता रहता ट्रायल, उसके बाद होती रहती इन्वेस्टिगेशन, लगते रहते एविडेंस, लेकिन गिरफ्तारी इस मामले में सबसे पहले होनी चाहिए थी। विक्रम सर, जो बात सुबह खान बता रही हैं, और ये जो 3 सेक्शन है 354A, 354D और 506, जो सुबह खान ने कहा, उसका मतलब मैं ये समझ पाया कि एफआईआर हुई या ना हुई एक जैसा है। एडवोकेट सुबी खान को आशीर्वाद, उन्होंने बात बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। एफआईआर तो हुई ही नहीं, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, इससे भोड़ा मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, इन्होंने वही होता है जहां पर एनकाउंटर होना चाहिए, वहां पर इन्होंने एक तरीके से केवल लाल दवा बैंडेड लगा करके छोड़ दिया। इस तरीके का जो है वो भी एक धोखा है। एफआईआर के नाम पे ये कलंक एफआईआर है ही नहीं।